प्यारे बच्चों, आज हम मेरी माँ जो पाठ था उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले लेखक से परिचय। जो मेरी माँ जो पाठ था वो किन्होंने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो उनकी क्या स्टोरी है, थोड़ा आइए जानते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसे तराना, ये फेमस हुआ था ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो तराना था ये किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी। और उन्होंने ही अपनी ये आत्मकथा मेरी माँ लिखा है। उसका एक अंश है उनकी आत्मकथा, मतलब उनकी जीवनी का एक अंश है मेरी माँ। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। कौन सी थी? मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। तो उनका जन्म हुआ था 1897 में और वो 1927 में उनको फांसी दे दी गई। तो प्यारे बच्चों, इस उनकी जीवनी को और थोड़ा गहराई से जानने के लिए आप ये वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा उन्होंने कितना भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कैसे किया। और एक काकोरी कांड का वो हिस्सा बने, बहुत ही चर्चित है भारत के इतिहास में, जिसमें उन्होंने सरकार का खजाना लूटा। किस लिए? बंदूक और वो इकट्ठा करने के लिए, अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों का ही खजाना लूट लिया अपने दोस्तों के साथ, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां के साथ मिलके। उसी चक्कर में उन्हें फांसी दे दी गई। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल महात्मा गांधी के सत्याग्रह या अहिंसा से ही नहीं जीती गई थी। इसके पीछे कई ऐसे वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने खून और जान की कुर्बानी देकर आज़ादी की मशाल जलाई। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। ये वह शख्स थे जिन्होंने न सिर्फ कलम से कविता लिखी बल्कि तलवार और पिस्तौल से भी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। आज हम इस 1924 में बिस्मिल ने अपने साथियों चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और सचिंद्र नाथ सन्याल के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था हिंसा का सहारा लेकर अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकना। और 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल और उनके 9 साथियों ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका। ये ट्रेन सरकारी खजाना लेकर जा रही थी। क्रांतिकारियों ने ट्रेन से सरकारी पैसा लूट लिया ताकि उससे हथियार खरीदा जा सके और आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हो गए और उनके साथ अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह भी पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी से पहले उन्होंने अपनी मशहूर कविता कही, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी उम्र उस समय मात्र 30 वर्ष की थी। राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि आज़ादी कुर्बानी मांगती है और मातृभूमि के लिए जीना और मरना सबसे बड़ा धर्म है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने राम प्रसाद बिस्मिल जी की पूरी बायोग्राफी देखी सुनी, अब देखते हैं इस पाठ में से दिए गए कुछ क्वेश्चनों के उत्तर, कुछ प्रश्नों के उत्तर। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी? किसी को याद है क्या? भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की,
भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। कौन सी थी उनकी? उनको ये प्रायश्चित था कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया। वो लास्ट में लिख रहे हैं ना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, मेरा ये सपना था। तो प्यारे बच्चों, उनको इसका अफसोस रह गया कि वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि आज वो क्रांतिकारी थे तो अपनी माँ की शिक्षा की बदौलत उनकी माँ ही चाहती थी उनके मन में जो भी आए उसे करें। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? क्या था जो उन्होंने 2-3 बार, मतलब उस आदेश का पालन करने के लिए 2-3 बार अपना प्राण त्यागा या उसको अपने कार्य से पीछे हटे? एक तो था देश, मैं पूछ रहा हूँ, देश की सेवा करना था क्या सबसे बड़ा आदेश? किसी के भी प्राण ना लेना, कभी किसी से छल ना करना, सदा सच बोलना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि उसकी माँ ने कहा था कभी किसी की जान मत लेना, तो ऐसे कई मौके आए थे जब वो 1-2 अंग्रेज की जान ले सकते थे, बट उन्होंने नहीं ली अपने माँ के वचन के ऊपर। अगला, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, क्योंकि उनके पिताजी और दादाजी उनकी शादी जल्दी करना चाहते थे, तो उनकी माता ने पहले शिक्षा पाने पर जोर दिया तथा बाद में लखनऊ में कांग्रेस में जाने पर एवं सेवा समिति में होने पर उनको प्रोत्साहित किया तथा बाद में और समाज के बारे में देकर क्रांति उपदेश देकर देश के लिए सोचने अर्थात या जो कि इन सब से अलग था। ठीक है जी, ओके। ये था बेटा, सबसे पहले तो
उसके दादाजी और वो शादी करना चाहते तो उनकी माँ जी ने शादी नहीं करने दी कि इसको पहले पढ़ाएंगे। फिर बाद में वो लखनऊ में कांग्रेस में गए और सेवा समिति भी ज्वाइन की तो उनकी माँ ने प्रोत्साहित किया, जबकि उनके दादाजी और पिताजी विरोध करते थे। बाद में आर्य समाज के बारे में उन्हें उपदेश दिए माँ ने। ठीक है जी। तो इस हिसाब से उन्होंने शादी ना करके और जीवन चक्र में ना फंस के देश की सेवा के लिए उनको प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो बेटा किस आदेश की पूर्ति के लिए प्यारे बच्चों, किस आदेश की पूर्ति के लिए? आओ देखते हैं। उनकी माँ ने कहा था ना कि उनकी माता जी ने क्या कहा था कि कभी किसी के प्राण न लेना, तो उसी वचन को निभाने के लिए उन्होंने कई बार अपनी प्रतिज्ञा भंग की और जान छोड़ दी। अंग्रेजों की। तो उन्होंने अपनी माँ के वचन को निभाने के लिए क्या है, कभी किसी के प्राण न लेने वचन को निभाने के लिए उन्होंने कई बार अपनी प्रतिज्ञा भंग की और जान छोड़ दी अंग्रेजों की। ठीक है। जान छोड़ दी 1-2 अंग्रेजों की, क्योंकि उन्हीं के अगेंस्ट वो क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, ये पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय, शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। देवनागरी। देवनागरी क्या है बेटा? लिपि। जो ये शब्द लिखे हुए हैं किसमें लिखा है? ये भारत की एक भाषा लिपि है जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। जिसे ला लट्टू ऐसे लिखा जाना है तो ये देवनागरी लिपि है, इस तरीके से लिखा जाना। ठीक है। आर्य समाज। आर्य समाज क्या था? 1875 में महर्षि दयानंद ने इसकी स्थापना की थी। मेजनी इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति था, इटली का मसीहा था। और गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल की माता जब ब्याह कराएं तो उनकी आयु काफ़ी कम थी, ये तो क्लियर है। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे डाला? तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान होगा, चलो लिख देते हैं आंसर। बिस्मिल जी की दादी ने अपनी बहन को उनको काम एवं व्यवहार सिखाया। ठीक है जी। और परिवार के अनुकूल बनाया। ठीक है बेटा। बिस्मिल की दादी ने अपनी बहन को बुला लिया था ना उनको काम सिखाने के लिए। ओके नेक्स्ट, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे सिद्ध किया? कैसे सिद्ध किया कोई बताएगा? ओके आइए देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों,
बिस्मिल की माँ हिंदी के ये अक्षर ज्ञान करने लगी। बाद में, पहले तो अक्षर ज्ञान खुद ही करने लगी, बाद में क्या करने लगी, पड़ोस से आने वाली सहेलियों से शिक्षित होने लगी। और बाद में बेटा हिंदी और देवनागरी लिपि गए, खुद ही सीख गए हैं ना। तो अपनी मर्जी से ही तो सीखी, वो खुद बुलाती थी उनको खुद सीखने के लिए, नहीं पड़ोस की लेडीजों को। नेक्स्ट है बेटा, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? कैसे सहयोग दिया बेटा? देखो आओ लिखते हैं। दो नंबर पॉइंट है ये, 2 नंबर आंसर। सॉरी, बिस्मिल जी को ने हमेशा पड़ोस चाहे वह लखनऊ में कांग्रेस से जुड़ना हो, कांग्रेस से जुड़ना हो, सेवा समिति में सम्मिलित होना हो, और बाद में आर्य समाज के बारे में देकर सी बनाना हो, तथा शादी पढ़ाई के बाद कराने पर जोर देना ही इसका उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बेटा, अभी आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? कैसे बताएंगे बताओ? आइए जानते हैं प्यारे बच्चों। देखिए तीसरा, पहला उनकी माताजी खुद हिंदी का अक्षर ज्ञान करने लगी, फिर पड़ोसी महिलाओं से शिक्षा पाने लगी, तथा काम के बाद स्वाध्याय
करके, स्वाध्याय करके देवनागरी भी सीखी। बाद में बेटे को शिक्षा के बाद शादी का सुझाव दिया तथा अपनी को भी शिक्षा खुद ही प्रदान की। तो बेटा ये क्या है, उनकी माँ के शिक्षा के प्रति लगाव होना या शिक्षा के महत्व को समझने का उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? कैसे कह सकते हैं बच्चों? आइए देखते हैं। चौथा, पहला, उन्होंने जी को कांग्रेस, क्या है कांग्रेस, कांग्रेस से जुड़ने में प्रोत्साहित करना। बाद में सेवा समिति से जुड़ने में प्रोत्साहित करना। तीसरा, खुद के साथ आर्य समाज के उपदेश व विचार विमर्श से प्रोत्साहित करना तथा जी की शादी का मना कर उनको के तो ये चार चीजें दिखाती हैं कि वो स्वतंत्र थी और उदार विचारों वाली थी। नहीं, नेक्स्ट, शब्द प्रयोग तरह तरह के। नेक्स्ट है बेटा, शब्द प्रयोग तरह तरह के। माता जी उनसे अक्षर बोध करती, किनसे करती थी बेटा? अपनी सहेलियों से। अक्षर का बोध या अक्षर का ज्ञान? बोध तो है ही, तो अक्षर का ज्ञान आएगा बेटा। क्या आएगा? अक्षर का ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें वो पढ़ना लिखना, तो पढ़ना भी सीखती थी और लिखना भी। आंसर क्या आएगा बेटा? पढ़ना और लिखना। ठीक है, नेक्स्ट,
अब ये बोल रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों का नाम खोजिए, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर चर्चा कीजिए। तो बेटा जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया, उन्होंने काकोरी कांड किया था, मतलब अंग्रेजों के खजाने की ट्रेन को लूट लिया था और इसी वजह से उन्हें काकोरी कांड में डकैती करने के चक्कर में उन्हें फांसी दी गई, उनको और उनके दोस्तों के। कौन कौन थे उनके दोस्त? कौन कौन थे बेटा? एक तो थे रोशन सिंह, दूसरे थे अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। ये दो उनके दोस्त थे जिनको इनके साथ फांसी दी गई। ये तीनों ने काकोरी कांड, मतलब जो शायद लखनऊ के पास है, वहाँ पे इन्होंने ट्रेन लूटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाषा में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन है, माँ के लिए शब्द ढूंढिए। अन्य भाषा में क्या क्या कहते हैं बेटा? जैसे कि मम्मी, अम्मा, मैया और मम्मी। और आजकल मॉडर्न में क्या कहते हैं? मॉम, मॉम, मॉम कहते हैं ना, बट ये मॉम तो ऐसे ही बनाया गया शब्द है। मम्मी, अम्मा और मैया। और आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताना बेटा, है ना। अब नेक्स्ट, आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में 5 से 12 विशेषण दिए गए। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं व्यक्ति, वस्तु और जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनीता, आयुषी, ये क्या है? संज्ञा। या जयपुर, दिल्ली, जगह के नाम को दिल्ली, ये क्या है? संज्ञा। वस्तु, पेन, बाइक, मोटरसाइकिल, ये क्या है? संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा की विशेषता बतलाए, जैसे आयुषी होशियार है, तो होशियार क्या है बेटा? विशेषण है, वो आयुषी की विशेषता बतला रहे हैं। सुनीता क्रिकेटर है, बहुत अच्छी क्रिकेटर है, तो बहुत अच्छी क्या है बेटा? विशेषण हो गई। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, बड़ा क्या हो गया बेटा? विशेषण हो गया। नहीं, दिल्ली के बारे में बता रहा, बड़ा शहर, तो ये क्या है बेटा? विशेषण। और सर्वनाम क्या कहते हैं? जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है, फिर मैं कहूँ मुझे वहाँ जाना, वहाँ जाके मैंने छोले कुलचे खाए, मैं दिल्ली गया और वहाँ जाके, तो वहाँ क्या है बेटा? ये है सर्वनाम, दिल्ली की जगह पे प्रयोग हुआ है। और वहाँ के छोले कुलचे बहुत अच्छे थे, दिल्ली में बहुत अच्छी आवाज़ चलती है। दिल्ली के बारे में, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली बहुत अच्छा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उनके बारे में जानकारी देते हैं, उनके करैक्टर को स्पेसिफाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो आइए देखते हैं, इस पाठ से 12 विशेषण लिए गए, कौन कौन से हैं। देखो बेटा, मंगलमय, प्रतीक, दूसरा कौन सा बेटा? प्रतीक। तीसरा छोटी, चौथा खूब, पांचवा 11, छठवां धार्मिक, साधारण, नेक्स्ट दुखभरी, नेक्स्ट बेटा ये बड़ा, ठीक है। और ये क्या? महान। ये क्या बेटा? स्वाधीन।
अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक रह गया बेटा, एक रह गया है, ये अलग, ये है मनोहर। क्या है बेटा? मनोहर। ये इसको दोबारा करते हैं, एक ये रह गया मनोहर। ठीक है, हो गई 12। तो ये हमने चैप्टर मार्क कर रखे हैं, आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले 11 वर्ष की उम्र में, 1 2 छोटी आयु में, 3 खूब, साधारण बड़ा, प्रत्येक, मनोहर, मंगलमयी, महान, धार्मिक और दुखभरी, स्वाधीन। बस हो गई 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ठीक है बेटे, ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट लास्ट में है झरोखे से, लास्ट में है झरोखे से। ये कविता लिखी है किन्होंने? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये कविता लिखी है। वो कविता लिखते थे बेटा, हे मातृभूमि। मातृभूमि मतलब हमारी मातृभूमि। हमारी मातृभूमि कौन सी है? भारत माता। नहीं, हे मातृभूमि। उसी टाइम पे भारत की आज़ादी के लिए सारे क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या कविता लिखी है? हे मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो। सुख शांति सुखी हो, शांति हो, शांतिपूर्वक रहे, और कांति में मतलब दीप्तमान, चमके, मतलब वो ऐसे काम करे वो सुख से, गर्व से, प्राउड से चमके, कांत में हो। अज्ञान की निशा में, अज्ञान मतलब ज्ञान ना होना, जानकारी ना होना, की निशा में, रात्रि में, निशा मतलब रात्रि में, दुख से भरी दिशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। मतलब अज्ञान की निशा में, जब ज्ञान नहीं होता उसकी रात्रि में, और दुख से भरी दिशा में, क्योंकि जब आज़ादी नहीं होती उस टाइम पे, और दुख से भरी दिशा, सारे दुखी रहेंगे। जब पराधीन रहते हैं, दूसरे के हिसाब से रहना, खाना पीना रहता है, तो दुखी रहेंगे। संसार के हृदय में, और संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, मतलब तेरी प्रभा, प्रभा मतलब सूर्योदय, तेरी चमक उदय हो। ये मातृभूमि के लिए करें, हे मातृभूमि, हे भारत माता, तुम आज़ाद हो जाओ, और संसार के हृदय में तेरी प्रभा, तेरी चमक का उदय हो जाए। तेरे प्रकोप सारे, तेरे प्रकोप मतलब तेरा जो हमारे ऊपर प्रकोप, बुरा फल, जग का महाप्रलय हो। तेरे सारे प्रकोप जग का महाप्रलय हो। तेरे प्रकोप से जग में महाप्रलय हो, या सभी दुखी होने चाहिए, तू भी आज़ाद होनी चाहिए जब तू दुख पा रही है तो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, और तेरी खुशी सबके लिए। यदि तू दुखी है तो सभी दुखी हों, तू खुश है तो सभी खुश हों। वह वक्त दे कि बिस्मिल सुख में तुझे ना भूले, और वह वक्ति दे, शक्ति दे कि बिस्मिल, बिस्मिल मतलब मैं, सुख में तुझे ना भूलूं। हे मातृभूमि वह शक्ति दे कि दुख में कायर ना यह हृदय हो, और दुख में मेरा हृदय विचलित नहीं हो जाए। कल को मुझे फांसी देने लगे तो मैं ऐसे नहीं कहूँ कि मेरा देश आज़ाद होना चाहिए, मैं अपनी बात से नहीं मुकर जाऊँ, मैं उस पर अड़िग रहा हूँ। हे मातृभूमि मुझे ऐसी शक्ति दे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको आज का पाठ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।